और ब्रेक के बाद एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। जोरदार तालियां एक बार। हमारे साथ इस वक्त मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल जी मौजूद हैं, उनके लिए जोरदार तालियां। चर्चा करेंगे मंत्री प्रहलाद पटेल से और मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता जो कि केंद्र में भी कमान संभाल चुके हैं और अब मध्य प्रदेश की कमान संभाल रहे हैं, यानी कि केंद्र का अनुभव अब मध्य प्रदेश में भी साझा हो रहा है। और मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा जी को। हमारे खास मेहमान का स्वागत करिए सर। तो जोरदार तालियां मंत्री प्रहलाद पटेल के लिए। चर्चा करेंगे और मध्य प्रदेश में ग्रामीण विकास क्षेत्र में किस तरह से काम हो रहा है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास कैसे हो रहा है मध्य प्रदेश में, इन तमाम विषयों को जानेंगे मंत्री प्रहलाद पटेल के माध्यम से, बातचीत करेंगे उनसे। एक बार जोरदार तालियां हमारे खास मेहमान के लिए। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी मेरी सहयोगी तृप्ति सोनी को। तृप्ति, आप मंच पर आइए और इस चर्चा को आगे बढ़ाइए। ओवर टू यू तृप्ति। शुक्रिया प्रेरणा। प्रहलाद पटेल हिंदुस्तान में किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, इसलिए कि जाने माने नेता हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं और मध्य प्रदेश में सरकार में लौटे हैं, यानी कि आए हैं सरकार में। जनता से सीधा संवाद आपकी पहचान रही है प्रहलाद जी। अब जनता से संवाद करने का मौका तो फिर आया है लोकसभा चुनाव में। क्या लगता है आपको, पिछली बार 28, इस बार 29, तो एक भी चूक ना पाए ये सोच के बीजेपी चल रही? लक्ष्य वो लोग ले पाते हैं जिनके भीतर भरोसा हो, और आत्मविश्वास सिर्फ व्यक्ति का नहीं होता, उसके साथ खड़े हुए लोगों के सहयोग का होता है। भारतीय जनता पार्टी की जो यात्रा है वो शून्य से शुरू होकर यहाँ तक पहुँची है, और हर बार हमने 2014 में लक्ष्य लिया था 272 प्लस, हमने अचीव किया। फिर 19 में हमने लिया 300 प्लस, तो 303। इस बार का लक्ष्य है भाजपा 370, एनडीए 400 से ज़्यादा। मुझे लगता है कि लोकतंत्र में काम के आधार पर और विचार की ताकत की दम पर, जिसमें संगठन इतना विस्तारित हो, जो दुनिया का सबसे बड़ा संगठन माना जाता हो, अगर वो कोई लक्ष्य लेता है तो ये सहज भाव में इसको लेना चाहिए, और मेरा विश्वास है कि हम लक्ष्य प्राप्त करेंगे। बिल्कुल, मैं लोकसभा चुनाव के विषय पर आऊंगी, लेकिन एक बार आपके विषय पर आ जाती हूँ। प्रहलाद पटेल एक ऐसे नेता जिनका नाम ही काफी है, जैसा कि तृप्ति ने भी कहा। प्रहलाद पटेल एक ऐसे नेता, केंद्र में ऐसी कमान संभाली भारतीय जनता पार्टी की कि विधानसभा चुनाव में उन्हें नेतृत्व मिला, नरसिंहपुर विधानसभा सीट से भारी बहुमत के साथ फतेह हासिल की। अब मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, यानी कि एक बार सांसद, केंद्रीय मंत्री, उसके बाद अब मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री। कोई विभाग छोड़ना है प्रहलाद जी? पार्टी जब जिम्मेदारी दे तो हमें उसको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए तत्पर रहना चाहिए। मैं अपने गुरुदेव से जब सत्संग करता था, मैंने अपने लिखा भी है लेखों में, यदि व्यक्ति के मन में जो जिम्मेदारी मिले उसे आदर्श स्थिति तक पूरा करने का मन हो और प्रमोशन की इच्छा ना हो, वो जीवन सफल भी होता है और सफल भी होता है। और इसलिए मुझे लगता है कि ऐसे प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शायद उसका जवाब दे नहीं पाएंगे। तो मैं इसे छोटा बड़ा इसलिए नहीं मानता। सर अटल जी कहते थे कि दायित्व तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता, जो आपके मिले और उसको पूरी शिद्दत के साथ, पूरी सफलता के साथ अगर उसको आप पूरा करते हैं तो ये बड़ी सफलता है जीवन की। और इसलिए मुझे लगता है कि जो अनुभव मिलते हैं, उन अनुभवों को साथ में लेकर अगर कोई नई जिम्मेदारी मिलती है तो उनके आगे हमें लेके जाना चाहिए। अभी आपने जिक्र किया भारतीय जनता पार्टी 370 पार और एनडीए 400 पार। अब राजनीतिक पंडित थोड़ा गणित लगाने लगे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को 370 पार करना है तो स्ट्राइक रेट तो 80% से ऊपर का होना चाहिए, यानी कि 100 में से 75 तो जीत के आने चाहिए, या कुछ और गणित लगाए तो 10 में से 9 या 3 में से 2 तो जीतने ही चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये संभव है? और संभव इसलिए हो सकता है अगर मैदान खाली मिले तो बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है, जो सूरत में देखा गया, जो इंदौर में दिख रहा है थोड़ा बहुत। मैं इसका जवाब सीधे देने के बजाय ये कहूँगा, मेरे गुरुदेव की एक वाणी है, विश्वास होता नहीं है, विश्वास किया जाता है। और आंकड़ों पर एनालिसिस करना ये आपका काम है। लेकिन ये सच है कि जब दो चीज़ें मैंने आपको कही हैं 2014 की, 2019 की, वो भी
लोगों की नज़र में चमत्कार से कम नहीं है, ये सच्चाई है। 57 और 84 क्या चमत्कार था, जब उनका स्ट्राइक रेट ज्यादा था और बम्पर सीटें थी 400 से। नहीं, वो उससे इसकी तुलना नहीं हो सकती। शोक में लोगों का फैसला देना और विकास में के साथ लोगों का फैसला देने में जो अंतर है वो लोकतंत्र में रखना होगा, और इसलिए मैं नहीं मानता कि उसकी तुलना ऐसे हो सकती है। पर ये काम के आधार पर तीसरी बार अगर कोई सरकार और उसका प्रधानमंत्री जाता है और जाकर लोगों से कहता है कि हमें वोट चाहिए और उसका लक्ष्य सामने रखता है, ये शायद देश के इतिहास में जितनी मेरी समझ है और जितनी जानकारी मैं रखता हूँ, जितने परिवर्तन मैंने देखे हैं, शायद ये पहला अवसर है जब इतना नैतिक साहस देश के प्रधानमंत्री ने, उस नेतृत्व ने दुनिया के सामने रखा है। बिल्कुल। तृप्ति, कितनी भी कोशिश कर लें, प्रहलाद पटेल एक ऐसे नेता हैं, कभी भी आक्रोशित होकर बयान नहीं देते। हम तो मीडिया से हैं सर, हम तो पैनी नज़र रखते हैं हर एक क्षेत्र में, हर बयान में, हर एक्शन में, लेकिन आपके मुंह से कभी भी कोई विवादित और ऐसे बयान नहीं सुने। मैं लौटती हूँ लोकसभा चुनाव का, तृप्ति भी जिक्र कर रही हैं, मेरा भी सवाल उसी से संबंधित है, क्योंकि अभी जो चुनाव हुए मध्य प्रदेश में वोट प्रतिशत गिरा है, और अगर ये वोट प्रतिशत गिर रहा है तो सत्ता में होने के नाते, सरकार में होने के नाते, क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती है? देखिए, आप हों या हम हों, हमको परिणामों को खुली आंखों से, खुले मन से देखना होगा। ऐसा नहीं है कि हम इन आंकड़ों से कोई खुश है। अगर मतदान का प्रतिशत कहीं गिरा है, लेकिन ये ट्रेंड नहीं है। जब पहला चरण का मतदान हुआ था तो मैंने कहा था कि सीधी में मतदान प्रतिशत कम है, लेकिन बालाघाट में पिछले लोकसभा से ज़्यादा है, छिंदवाड़ा में 80% के आसपास है, मंडला जैसी सीट पर 72 से ज़्यादा है। तो इसे ट्रेंड नहीं कह सकते, लेकिन कुछ पैकेट्स में ऐसा हुआ है तो उसको हमें बड़ी ईमानदारी के साथ उसका आकलन करना चाहिए। और मैं जिस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, एक तो मौसम की विपरीत परिस्थिति गर्मी के कारण, दूसरा जो वैवाहिक तिथियां और मतदान की तिथियों ने मैच किया है, इसने महिला मतदाता को मतदान करने में दुविधा का सामना उसके सामने हुआ। एक कारण सर, मैं यहाँ पे थोड़ा सा काउंटर करना चाहूंगी। तीसरा, और फिर आप बिल्कुल बोलिए, तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण मुझे लगता है वो कांग्रेस की निष्क्रियता। क्योंकि ये सच है कि कांग्रेस अभी इस राज्य में समाप्त नहीं हुई है, उसके पास में लगभग 38% के आसपास मत उसको मिलते हैं गिरी हालत में। तो अगर उसका मतदाता घर बैठ जाए, होस्टाइल हो जाए, या उसका कार्यकर्ता होस्टाइल हो जाए, तो मतदाता का होस्टाइल हो जाना तय मानकर चलिए। और ये जो अंतर है उसके कमोबेश उसी के आसपास है। ठीक है, लेकिन जो कार्यकर्ता घर बैठ रहे हैं, मैं विपक्ष की बात कर रही हूँ, या घर नहीं बैठ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि आप स्वागत द्वार फूल सजा के खड़े हुए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी में सबके लिए द्वार खुले हुए हैं, तो कांग्रेस से अगर लोग आपके पास आ रहे हैं, आपको लगता है कि भविष्य पार्टी का सामंजस्य कैसे बैठेगा, जो लोग इतने सालों से कांग्रेस की विचारधारा अपना रहे हैं? देखिए, इन बातों को आपको दो नज़रिए से देखना होगा। कांग्रेस पार्टी को या किसी अन्य पार्टी में रहने वाले कार्यकर्ता को जब हमने कहा कि वो उसका स्वागत है, लेकिन ये स्वागत किस बात के लिए? हमने राम जन्मभूमि के आंदोलन से लेकर मंदिर बनाने तक का रास्ता तय किया, हम कटघरे में खड़े होते रहे, लेकिन कांग्रेस का एक बड़ा वर्ग था जो ये मानता था कि वो भी जय श्री राम कहना चाहता है। वो घर में तो हिंदू था, लेकिन अपने नेता और पार्टी के मंच पर नहीं बोल सकता था। ये दुविधा छोटी दुविधा नहीं है। जो विरासत को संभालने वाले लोग हैं उनके लिए ये जेल से कम नहीं है। दूसरी बात मुझे लगती है कि आप विकास की गति को देखिए। 55 साल में कांग्रेस आम जरूरत की चीज़ें आम आदमी को नहीं दे पाई, लेकिन देश का प्रधानमंत्री 10 साल में उसे दे देता है, बिना मांगे दे देता है। तो इसका मतलब है कि वो चीज़ें हो सकती थी। तीसरा, जो बयानबाजी हो रही है कांग्रेस के नेताओं की तरफ से और कांग्रेस के द्वारा, ये कहीं ना कहीं ये बेनकाब हो गई है कांग्रेस। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं पिछड़ा वर्ग कमीशन को संवैधानिक मान्यता ना देना, ये कांग्रेस की सोची समझी रणनीति थी, ताकि राज्य स्वयंभू फैसले कर सके और उन पिछड़ों के आरक्षण में मुसलमानों को अधिकार दिया जा सके। केरल इसका उदाहरण है, कर्नाटक इसका उदाहरण है, आंध्र इसका उदाहरण है, और तीनों जगह पर कांग्रेस की सरकार थी। और अगर आयोग ने नोटिस दिया है अब, क्योंकि उसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, पहले जब केरल ने किया था तो उसको संवैधानिक दर्जा ही प्राप्त नहीं था, तो वो नोटिस नहीं दे सका। लेकिन जैसे कर्नाटक ने किया तो वहाँ के मुख्य सचिव को आयोग ने नोटिस दिया
ये आपने ठीक नहीं किया। तो मुझे लगता है कि आपने वो हथियार कभी पिछड़ों को नहीं दिया जिसके कारण वो अपने अधिकारों की रक्षा कर पाते और अपने अधिकार ले पाते। तो ये चीजें हैं जो आम जनमानस को प्रभावित भी करती हैं। बिल्कुल। अब एक और नई चीज कांग्रेस पार्टी कह रही है भारतीय जनता पार्टी को लेकर। कहना यह है कि जो चीज शिखर पर पहुंच जाती है उसका नीचे गिरना स्वाभाविक है। 2019 भारतीय जनता पार्टी के लिए शिखर वाला समय था। ये कहना है कांग्रेस नेता सचिन पायलट का। उन्होंने कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी नीचे आएगी। कांग्रेस 55 साल राज्य में उसने राज्य किया है, हमने भी 10 साल किया है। अटल जी के सम्मिलित गठबंधन की सरकार के 6-7 साल और जोड़ दीजिए। मुझे लगता है कि सैचुरेशन पर जाने का फैसला या उसका टाइमलाइन कांग्रेस कैसे तय करेगी? हम वो लोग हैं जो विक्रम संवत से लेकर अब तक की यात्रा में अपनी टाइमलाइन को देखते हैं और हम नहीं मानते कि कोई पंचवर्षीय योजना या इससे ही दुनिया चलती है। कांग्रेस ने किया, पंचवर्षीय योजना बनाने वाले हम नहीं थे। तो कैसे चलती है दुनिया? ना, हम तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा था, तब लोगों ने मजाक उड़ाया था। उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी के 75 साल होंगे तो देश कैसा होगा, तो लोगों ने कहा था 19 का चुनाव बीच में है। 19 का चुनाव आया, जनता ने तय कर दिया, आज़ादी के 75 वर्ष का जश्न देश में भी मना, देश के बाहर भी मना। अब प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश की आज़ादी के 100 वर्ष 2047 का भारत कैसे होगा। हमारी टाइमलाइन तो शुरू हुई है, सैचुरेशन तो भी बाकी है। मतलब अभी थोड़ा देखना है और अभी शुरू किया है आप लोगों ने, ऐसा कह रहे हैं? 84 में आप ही ने कहा कि 400 सीट से ज़्यादा कांग्रेस को मिली थी। हमने तो नहीं कहा, तब तो हमें 2 मिली थी। तब भी हमने क्या कहा था? लेकिन अटल जी अगेन ने कहा था 1957 से 84 के बीच में और भी चुनाव हुए, 70-75% स्ट्राइक रेट। हालांकि आप सीधा जवाब नहीं देंगे उसका, खैर आगे बढ़ती हूँ मैं और ये सवाल करना चाहूंगी कि आप जब केंद्रीय मंत्री रहे, आपके दौरे खूब हुए और एक एक सीट पर, छत्तीसगढ़ भी आपके दौरे हुए जहाँ तक मुझे याद है, मैं खुद छत्तीसगढ़ से हूँ, कोरबा ज़्यादातर आना होता था आपका। तो ये स्ट्रेटेजी जिस तरीके की रही है, क्या अभी भी पार्टी उसी स्ट्रेटेजी के साथ काम कर रही है? दूसरी बात यह कि आप केंद्र से राज्य में आए तो राज्य की राजनीति में अभी ग्रामीण विकास को लेकर के ये जो माइक्रो लेवल पे काम होता है, वो केंद्र में मंत्री रहते ज्यादा इजी था, यहाँ चुनौती ज्यादा है राज्य के लिए? देखिए, चुनौती कुछ नहीं होती, जिम्मेदारी आपको तय करनी है। उदाहरण के लिए कि अगर आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की स्कीम्स को लागू करते हैं, करप्शन पर आपको जिम्मेदारी के साथ में काम करना होगा, आम आदमी तक पहुंचे। जैसे उदाहरण के लिए मैंने मजदूरों में काम किया, मैं दावे के साथ, इसलिए नहीं कि वो मेरे प्रधानमंत्री हैं, मैं कहता हूं कम्युनिस्ट आंदोलन करते रहे पूरी दशकों तक, लेकिन जो काम मोदी ने 2 साल में कर दिया आज तक कोई नहीं कर सका। उन्हें यूनिक आइडेंटिटी नंबर पीएफ का दिया और गरीब का पीएफ का पैसा आज से नहीं कट रहा है। इस देश की ब्यूरोक्रेसी जानती है, मजदूर नेता जानते हैं, जनप्रतिनिधि जानते हैं, लेकिन समाधान नहीं दे सके। हम लोगों ने काम करते समय सिर्फ चार्टर में एक सुझाव दिया था, 2014 में प्रधानमंत्री आए, 2015 में वो इम्प्लीमेंट हो गया। अब हिंदुस्तान का कोई भी अनपढ़ मजदूर अपनी मेहनत की कमाई का पीएफ का पैसा उसी के खाते में आएगा, किसी और सरकार के पास नहीं हो सकता। नहीं तो मैं आंकड़े कहता हूं, दिल्ली जैसी सरकार के पास अनक्लेम्ड 27,000 करोड़ रुपया 11 और 12 में था, मुंबई में था। तो आखिर ये मेहनत का आदमी के पसीने की कमाई को जिस ढंग से लूटा जा रहा था, वो एक झटके में देश के प्रधानमंत्री ने दे दिया। तो मुझे लगता है ये प्रयोग हैं जिन्हें हमें विश्वास करना होगा। दूसरा बात, कौन कहता था कि बिचौलिया खत्म हो जाएगा, लेकिन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की स्कीम ने ही एक झटके में उस बिचौलिए को किनारे कर दिया। तो ये चीजें हैं जो आदमी को स्वीकार करना पड़ेगी। तीसरी, अभी हमने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि 70 साल से उम्र के ज्यादा का व्यक्ति, सिर्फ उम्र होनी चाहिए, ना उसकी जाति, ना उसका धर्म, ना उसके पास कितना पैसा और प्रॉपर्टी है, इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन हम सीनियर सिटीजन को ये अधिकार दे रहे हैं कि उनका बुढ़ापा सम्मान के साथ कटेगा और उनके परिवार के लोग भले मदद ना करें, लेकिन देश के प्रधानमंत्री उस बात के लिए संकल्पित हैं जिसका सीधा संदेश है। ये तो हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात, जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग योजनाएं ईजाद की। प्रहलाद पटेल ग्रामीण विकास मंत्री केंद्र में भी रहे, अब राज्य में भी ग्रामीण विकास मंत्री हैं। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी मध्य प्रदेश में कि प्रहलाद पटेल को ठीक वही डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश में देने की जरूरत? नहीं, मैं केंद्र में ग्रामीण विकास मंत्री नहीं रहा,
जी। मैं कमेटी में जरूर था 5 साल। मैं कोयले में रहा हूँ, आपके वो जल शक्ति में अलग रहा हूँ, डिपार्टमेंट्स थे, लेकिन फूड ये भी प्रोसेसिंग देखा। में रहा हूँ, कल्चर और टूरिज्म में रहा हूँ, लेकिन इसकी कमेटी ये में तो हाँ। घुमाने वाली पर यह बात हो सच है कि मेरी राजनीति की शुरुआत से लेकर अब तक हमने हमेशा ये कहा है कि या तो मुझे ग्रामीण विकास चाहिए या फिर मुझे कृषि चाहिए। एक न एक सब्जेक्ट मेरा हमेशा स्टैंडिंग कमेटी में होता था। ये मेरी अनिवार्यता थी और मैं कहता था पार्टी से कि आप बाकी दूसरा अपनी मर्जी से दीजिए, लेकिन एक मुझे जरूर दीजिए, ग्रामीण विकास ऐसा हो, क्या agriculture। विजन है सर, ऐसा क्या विजन है आपके पास? अब मध्य प्रदेश में क्या नया देखने मिलेगा इस क्षेत्र में? बहुत अच्छी टीम है जो निर्वाचित होकर आई है पंचायती राज में, चाहे वो जिले की हो, जनपद की हो या नीचे सरपंच। मेरी कोशिश ये होगी कि हमें थोड़े से सोच में परिवर्तन करना होगा। जब देश के प्रधानमंत्री ने 10 साल के भीतर आपको प्रधानमंत्री पक्का आवास दिया, शौचालय दिया, बिजली दी, पीने का पानी दिया, सब कुछ मिलने के बाद लगभग आप उपनगरीय जिंदगी जीने लगे हैं, तो आपको सोचने के तरीके को भी आपको बदलना पड़ेगा। और इसलिए आप उदाहरण के लिए अगर मैं कहता हूं कि शहर के निकट की कोई भी पंचायत, किसी भी महानगर का या नगर का डेवलपमेंट पंचायत में हो रहा है, नगर के पास तो उसके पास जमीन ही नहीं है, लेकिन अगर वो बेतरतीब होगा तो निश्चित रूप से उस गांव को उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। कीमत तो जमीन की आज भी मिल रही है, लेकिन अगर डेवलप प्लान के साथ होगी तो शायद जमीन भी ज़्यादा मिलेगी और आने वाली पीढ़ी को सुविधा भी बड़ी मिलेगी। और इसलिए मैंने ये कहा है कि पहले आपको नज़रिया रखना चाहिए कि महानगर या नगरीय क्षेत्र से जुड़ी हुई पंचायतें जो आने वाले 5 या 10 साल के भीतर शहर का हिस्सा बन जाएंगी, उनका डेवलपमेंट प्लान उस शहर से जुड़कर होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस पर बाकी लोग भी सहमत होंगे। और जब ये हमारी आचार संहिता समाप्त होगी तो मैंने तय किया है कि हमारे इंजीनियर्स, हमारे ऑफिशियल्स और साथ में जनप्रतिनिधि हम 2 दिन की मैराथन बैठक करेंगे और हम कुछ पंचायती राज के इम्प्लीमेंटेशन पर ईमानदारी से बात करें। दूसरा कि हम ये मान के चलते हैं कि हमें राज्य या केंद्र की सरकार ही पैसा देगी, तो ऐसे में आत्मनिर्भर पंचायत कभी नहीं बन सकती। हमें इस वित्तीय प्रबंधन पर सोचना होगा। तीसरा कि जो सेंट्रल एडेड स्कीम्स हैं वो तो 40-60 होती है या 50-50 होती है, ये बहुत दिनों तक नहीं मिलने वाली हैं। तो उसके बारे में भी आपका नजरिया क्या है? जब तक आप इसके लिए अवेयर नहीं होंगे तो आप बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते। मतलब आप इशारा ये कर रहे हैं कि जो सेंट्रल वाली बात आपने कही, बहुत दिनों तक नहीं मिलने वाली का इशारा क्या है? नहीं, मुझे लगता है पैसा मिलेगा लेकिन मनमर्जी से खर्च करने की छूट नहीं मिलेगी। उसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। हाँ। अभी मनरेगा का पैसा तो पहले से आ रहा है, अभी भी आ रहा है, लेकिन अब स्वच्छता और पेयजल के लिए आप में से 60% पैसा खर्च करना है। यदि आप प्लान नहीं बनाएंगे तो पैसा आपके पास होगा लेकिन आप खर्च नहीं कर सकते। हरियाणा इसका उदाहरण है, गोवा इसका उदाहरण है। ठीक, अच्छा, कांग्रेस अब जब जनता वोट करने जा रही है तो जनता अब देखती है, और हम भी कहना चाहते हैं कि जो भी वोट करने जाए तो घोषणा पत्र दोनों के वादे पढ़ के ही जाएं जनता। कांग्रेस ने वादा कर दिया 400 मनरेगा मजदूरी देंगे हम, 400 रुपए। कांग्रेस ने वादा किया 1 लाख सालाना महिलाओं, गरीब महिलाओं को देंगे। फॉर्म भी बट रहे हैं पूरे देश भर में उनके, अब वो सबको बांट रहे हैं, हालांकि लिखा कुछ और है। लेकिन ये जो घोषणा है, एम्प्लॉयमेंट की बात, छात्रावास की बात, इसके मुकाबले बीजेपी ने जो एक वेग विजन प्रस्तुत किया है, आपको लगता है कि काउंटर कैसे किया जाए? मैं आपको इसी बात पर जवाब देता हूँ। कांग्रेस ने 55 साल में बेच कितना बढ़ाया, इतिहास का हिस्सा है। प्रहलाद पटेल के कहने से वो आंकड़ा बदलेगा नहीं, लिखा हुआ है। हर 5 साल में बेस रिवीजन होना चाहिए, मनरेगा का हो, कुशल अकुशल मजदूरों का हो। मध्य प्रदेश में 14 से नहीं हुआ था, मैंने चुपचाप कर दिया। मैंने चर्चा की क्या? मैं श्रम मंत्री हूँ तो मजदूर के वेलफेयर की चिंता करना मेरा काम है। मेरे मुख्यमंत्री ने कहा हाँ ठीक काम किया, लेकिन हमने डंडोरा नहीं पीटा। जरा कांग्रेस एक उदाहरण बता दे कि हमने मजदूरों के बेस रिवीजन में ये साइंटिफिक तरीका लगाया। मैंने मजदूरों के बीच में भी काम किया है। कांग्रेस ने जो परिस्थिति इस देश के भीतर पैदा की है, उससे मैंने आपको पहला उदाहरण पीएफ का दिया कि मेहनतकश मजदूर के पीएफ का पैसा कभी उसके मजदूर के खाते में नहीं गया। कांग्रेस की बात पे विश्वास कौन करेगा? और इसलिए मैं कहता हूं कि अगर कांग्रेस ये कहती है तो उनको कोई मैकेनिज्म बताना चाहिए कि भाई हमने ये एक अच्छा मॉडल है। मैं उन लोगों में से हूं कि अगर कांग्रेस का कोई जनप्रतिनिधि, वो सरपंच हो और अच्छा काम करे, तो मैं खुले मन से आपके मंच पर उसकी तारीफ करने के लिए तैयार हूं।
अच्छे मॉडल की इस देश में जरूरत है, लेकिन आपको मॉडल की कल्पना ही नहीं है तो आप अच्छा मॉडल बनाने वाले कहाँ से? ठीक है। और जब बात विपक्ष की चल रही है तो विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पर कई तरह के आरोप लगा रही है। उसमें दो आरोप बहुत मुख्य हैं, वो आप भी जानते होंगे। एक मैनिफेस्टो को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाए, विपक्ष का ये कहना है मुसलमान को लेकर राजनीति कर रही है बीजेपी, और दूसरा भगवान श्री राम की राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इस प्रश्न के लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा। हम अपने पुरखों के संकल्प के साथ जीने और मरने के लिए तैयार। 1951 में जनसंघ ने प्रस्ताव दिया था, बहुमत जब भी हमारा आएगा हम धारा 370 हटाएंगे, डॉक्टर मुखर्जी को तब सच्ची श्रद्धांजलि हम मानेंगे। देश में दूसरी पार्टी का नाम बताइए जो किसी संकल्प के साथ 70 साल तक उसने इंतजार किया हो, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। 1951 में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था नेहरू तुष्टीकरण के आदी हैं, वो मुसलमानों के सिर्फ पक्षपात की बात करते हैं। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि मैं मुसलमानों का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जिनको संरक्षण मिलना चाहिए पहले संरक्षण उनको मिलना चाहिए। तुष्टीकरण का आरोप जनसंघ से लेकर आज तक हम कांग्रेस पर लगाते रहे और ये आरोप मिथ्या नहीं था, और उसका परिणाम है जो बात मैंने आपसे कही है कि आप पिछड़ों के आरक्षण की गारंटी तो आपने दी नहीं, उस पर डकैती डालने का काम आपने जरूर शुरू कर दिया। आंध्र में आपका सरकार थी, 2004 में आपने उसमें मुसलमानों को आरक्षण दिया, हाईकोर्ट ने उसको केस कर दिया। आपने 5 में दूसरा अटेम्प्ट किया, हाईकोर्ट ने केस कर दिया। आपने 6 में अटेम्प्ट किया, हाईकोर्ट ने उसको केस कर दिया। आप सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में अभी वो चल रहा है, आपको कुछ उसका अधिकार नहीं मिला। आप केरल की मैं बात करता हूँ, तब मैं ये बात कहता हूँ केरल में 30% आरक्षण है पिछड़ों को, लेकिन आप 8% मुसलमानों को दे रहे हैं। आपने वही कर्नाटक में किया। लेकिन मैंने जो बात पहले आपसे कही थी कि पिछड़ा वर्ग कमीशन को संवैधानिक दर्जा अगर आपने दिया होता तो आज अब तक पिछड़े अपना अधिकार पा चुके होते। लेकिन तो मुझे सीधा लगता है आरोप, कि ये इस आधार पे कैसे कह कांग्रेस सकते का हैं? सीधा आरोप था कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण मैं समझना चाहती हूँ आपसे कि हैदराबाद में ओवैसी के खिलाफ माधवी लता को भारतीय जनता पार्टी उतारती है। माधवी लता वो सोशल वर्कर है जो मुस्लिम महिलाओं के लिए मदरसों में जाकर के बच्चों के लिए काम कर रही है, और कई मंचों पर हमने उनको सुना कि वो माइनॉरिटीज की, मुस्लिमों की हक की बात कर रही हैं। क्या सिर्फ इसलिए कि वहाँ मेजॉरिटी है मुस्लिम की, और इधर दूसरे नेताओं के बयान आते हैं कि मुसलमानों के को सारे हक दे दिए जाएंगे, आपकी संपत्ति छीन के दे दी जाएगी। तो ये थोड़ा दोहरा पन जो है वो कंफ्यूज करता है जनता को। अच्छा, मनमोहन सिंह जी से हमने कहा था कि वो ऐसा बयान दें? कांग्रेस कहे कि मनमोहन सिंह जी ने बयान नहीं दिया था। वो देश के प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री के बनने उनके बयान देने के बाद फिर उन्होंने मुंबई में उसको रिपीट किया कि मैं अपनी बात पे कायम हूँ। कांग्रेस पे जवाब नहीं देती। हमारे प्रधानमंत्री ने गर्व के साथ कहा हिंदुस्तान की संपत्ति का पहला अधिकार देश के गरीबों का है। गरीब वो लोग हैं जिसको डॉक्टर अंबेडकर ने माना, SC, ST और OBC ये जरूरतमंद है, संरक्षण की जरूरत उनको है, आरक्षण की जरूरत उनको है। तो मुझे लगता है कि धर्म के आधार पर अगर आरक्षण ना दिया जाए, ये हमारी संसद के पहले संविधान सभा ने तय किया था, तो जो कांग्रेस कर रही है क्या ये संविधान के विरुद्ध नहीं है? तो कम से कम कांग्रेस ये तो तय करे कि अगर वो संविधान के पक्ष में या संविधान के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लग रहा है कि जब 400 आ जाएंगे तो ये संविधान बदल देंगे। अरे भाई, संविधान हमको बदलना था तो हमने धारा 370 हटाना थी तो हमने हटा दी। लेकिन इस देश की में 55 साल सरकार चलाने में आपने 80 बार से ज़्यादा संविधान में परिवर्तन किए हैं, आज तक किसी सरकार ने नहीं किए। आपातकाल लगाने का पाप आपने किया है। तो संविधान के संशोधन के साथ लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास अगर देश में किसी ने किया तो उस पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी है। अपना चेहरा छुपाने के लिए हम दूसरे पर आरोप लगाएं, आधार क्या है? मैं तो सीक्वेंस में कह रहा हूं कि आपने देश में सर्वाधिक बार संविधान में परिवर्तन किया है, आपको हम पर आरोप लगाने का अधिकार नहीं है। और जो हमने कहा था, हमारे पुरखे कहते रहे, वो ही हमने पूरा किया। हमने अपना संकल्प पूरा किया है। हमें गर्व है इस बात पर। आपने राम जन्मभूमि की बात की, क्या दिक्कत है? हमने 84 में कहा था रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। आप तो हमसे तारीख पूछते थे, तारीख आ गई, निकल गई, हमें गर्व है। तो मुझे लगता है ये चीजें हमने कभी अपने एजेंडे को छुपाया नहीं। ठीक है। क्योंकि तृप्ति ने हैदराबाद का जिक्र किया था तो मेरे जहन में एक और सवाल आया। जब भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा बार बार दे रही है और उस बीच जब विधानसभा चुनाव हुए दक्षिण में
तो वो चुनौतीपूर्ण थे भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब ये 400 पार का नारा उस क्षेत्र में किस तरह से साकार हो पाएगा, बताइएगा। नहीं, मुझे लगता है कि अपन भी लोकतांत्रिक परिणामों को देखें। पिछली बार मध्य प्रदेश में हमारे पास बहुमत नहीं था, लेकिन लोकसभा के चुनाव हुए तो 29 में से 28 हमने जीते। इस देश का मतदाता इतनी समझ रखता है, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति वो इतना सजग है कि उसे कब किसे वोट करना है इस बात का अंदाजा उसको अच्छे से है। और जब आप आंध्र की बात करती हैं तो माधवी लता का विश्वास इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम एक तरफ राम जन्मभूमि पर कोई समझौता नहीं करते, जब मुसलमानों के ओबीसी के आरक्षण से हिस्सा देने की बात आती है तो हम खुलेआम विरोध करते हैं। जब कभी हम धारा 370 हटाने की बात करते हैं, मुसलमानों से अच्छा माने या बुरा माने, हम उस पर गर्व करते हैं, क्योंकि हमने मुद्दों को तो कभी नहीं भटकाया। लेकिन मैं पूछता हूँ उन्हीं मुसलमान बंधुओं से कि जब देश के प्रधानमंत्री ने आवास योजना बनाई, क्या आपके साथ भेद हुआ? देश में एक उदाहरण बताइए, हम सिर झुकाकर उसको स्वीकार करेंगे। अगर चाहे शौचालय दिया हो, गैस कनेक्शन दिया हो, बिजली का कनेक्शन दिया हो, पीने का पानी में हमने जाति और धर्म के आधार पर भेद किया हो, एक उदाहरण बताइए, हम सिर झुकाकर मानने के लिए तैयार हैं। देखिए, जरूरत की चीजों को देने में हमने कभी जाति धर्म की बात नहीं की है, लेकिन विरासत के मामले में कोई कहे कि हम नजर नीची कर लेंगे, ये संभव नहीं है इस देश के भीतर। अब बहुसंख्यकों का अपमान ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा, ये समझ लेना चाहिए कांग्रेस के नेताओं। ठीक है, एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे है, महाकौशल को लेकर आप क्या अंदाज लगा रहे हैं कि महाकौशल की लोकसभा सीटों को लेकर? और एक सवाल थोड़ा हटके में पूछना चाहती हूँ, आपकी कद और काठी को देखकर कुछ नेता असहज भी महसूस करते हैं क्या? मैं पहले के प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को एक ही सीट का योगदान 400 के प्लस में देना था, वो पहले चरण के मतदान में पेटी में बंद हो गई है। उस सीट का नाम है छिंदवाड़ा। दूसरा चरण भी हो गया, पूरा महाकौशल अपना वोट दे के अपने कर्तव्य को पूरा कर चुका है। मैं भरोसे के साथ कहता हूँ ये योगदान कमल का फूल छिंदवाड़ा से खिलकर जाएगा और मोदी जी के 400 प्लस में अपना योगदान करेगा। रहा सवाल कद काठी का, ये मेरे माता पिता की पुण्याई होगी, पुरखों की पुण्याई होगी, गुरु की कृपा। कद काठी तो बहुत सारे लोगों के पास होती है, लेकिन बदनामी साथ हो तो कोई फायदा नहीं है। बिना उसके है तो ये उनकी कृपा है, यही कोशिश करता हूँ वो बनी रहे। और जीवन की सफलता ऐसी में है कि आप कितना पाते हैं इससे महत्वपूर्ण नहीं है, आप निष्कलंक हैं, स्वस्थ हैं, ये जीवन की सफलता है, मैं ऐसा मानता हूँ। बिल्कुल, और ये सबसे बड़ी पूंजी है। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ। बहुत धन्यवाद। आप ओवर टू यू तृप्ति। शुक्रिया प्रेरणा। और प्रहलाद पटेल जी बड़ी बेबाकी से हर सवालों का जवाब उन्होंने दिया है। और अब मैं बुलाना चाहूंगी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा जी को मंच पर। और चूंकि शंखनाद का ये वक्त है, विकास का शंखनाद कैसा हो, कैसे डेवलपमेंट के काम हो, इसके लिए हम प्रोत्साहन भी देना चाहते हैं। समाज में अलग अलग लोग जो काम कर रहे हैं उन्हें मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी मिस्टर यावर खान जी को, जो सीनियर एडवोकेट हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं भोपाल से, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में काम किया है। क्रिमिनल, हनी ट्रैप, सेला मसूद केसेस के साथ अलग अलग केस में सामाजिक कार्य भी इन्होंने किए हैं। बड़ी बेबाकी से बात रखते हैं और समाज सेवा के क्षेत्र में उनकी अलग पहचान है। सीनियर एडवोकेट है मिस्टर यावर खान। इसके बाद मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी को, जो एमडी हैं होम्योपैथी के क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिसीज के। होम्योपैथी एक ऐसी इलाज की सुविधा है जहां हर कोई समझता है कि होम्योपैथी में गए तो फिर इलाज तो 100% अच्छा ही होगा। आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक के हैं मिस्टर डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी। और अब अगले मेहमान जिनको हम प्रोत्साहन देने जा रहे हैं, डॉक्टर आर.के. सोडानी जी, डायरेक्टर हैं संपूर्ण सोडानी डायग्नोस्टिक क्लिनिक के। उनका भी तहे दिल से स्वागत है। और लगातार अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले समाज सेवी हों या मेडिकल तबके से हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, इनसे जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मंच पर हम रूबरू होते हैं और उनका सम्मान कर रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं मंत्री प्रहलाद पटेल।